आप सुन रहे हो इंस्टा एम्पायर एपिसोड 1010। वाह बोनाफाइड वाह। आज सिर्फ नक्श को ही नहीं बल्कि पूरे नक्श सम्राट एम्पायर को बोनाफाइड पर गर्व हो रहा होगा, और होना भी चाहिए। जिस अंदाज में बोनाफाइड ने उस टीवी एंकर के सवालों का जवाब दिया था, वो वाकई में देखने लायक था। अपने ह्यूमर का इस्तेमाल करते हुए बोनाफाइड ने उस पूरे शो को एंटरटेनमेंट में बदल दिया था। मन कर रहा था कि बीडीटीवी बार बार उस शो को चलाए, लेकिन यह हमारा ओपिनियन था। बीडीटीवी तो शायद उस शो को हमेशा हमेशा के लिए भुलाना चाहता था। खैर, बोनाफाइड ने उस टीवी एंकर की बोलती बंद कर दी थी, और मिस मोदी के पास अब और कोई सवाल भी नहीं था। मिस मोदी से लेकर बीडीटीवी की बैकएंड टीम तक किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तो वहीं दूसरी तरफ बोनाफाइड ने जनता का अभिवादन किया और मुस्कुराते हुए स्टूडियो से चला गया। चूंकि बीडीटीवी के पास नक्श के खिलाफ दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था, इसलिए मजबूरी में उन्हें अपना कंटेंट बदलना पड़ा, और उनकी देखा देखी बाकी न्यूज चैनल्स ने भी उस मैटर पर चुप्पी साध ली थी। फाइनली नक्श ने न्यूज चैनल्स का भोंकू बंद करवा दिया था। नक्श और उसकी टीम भी बोनाफाइड का परफॉर्मेंस देखकर बहुत खुश थी। नक्श ने बोनाफाइड की काबिलियत को बहुत पहले ही पहचान लिया था, जब बोनाफाइड ने अशोका सम्राट एम्पायर से लड़ाई करके एक नया एम्पायर फॉर्म करने की घोषणा की थी, और आज नक्श उसी काबिलियत का फायदा उठा रहा था। वैसे न्यूज चैनल्स का भूपू तो बंद हो गया था, लेकिन वो मर्डरर यानी मैम्बो अंकल अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। खैर, नक्श को इससे क्या मतलब है? वो जो चाहता था उसे मिल गया था, तो अब बाकी की दुनियादारी से उसे क्या लेना देना? अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। कुछ इसी अंदाज में मुस्कुराते हुए नक्श अपने कमरे से बाहर निकला और उसके कदम सीधा डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ने लगे। चूंकि नक्श ये बैटल जीत चुका था, इसलिए अब वो खुशी खुशी दबा कर खाना खा सकता था। हालांकि जैसे ही नक्श की डाइनिंग रूम में एंट्री हुई, वैसे ही ऋषभ ने नक्श को पकड़ लिया। पापा पापा, मुझे बाहर घूमने जाना है। अच्छा, कहां घूमने जाना है? चूंकि नक्श का मूड बहुत अच्छा था, इसलिए वो भी ऋषभ की बात में बराबर की दिलचस्पी ले रहा था। एसएल वर्ल्ड, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, आईफिल टावर, गीजा पिरामिड, बिग बेन, गार्डन्स बाय द वे, यूनिवर्सल स्टूडियो। अभी ऋषभ की लिस्ट खत्म भी नहीं हुई थी कि तुरंत ही नक्श ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, बस बस, पूरी जीके की किताब खोलोगे क्या? लगता है तुम्हारी मैडम तुम्हें अच्छे से पढ़ा रही है। वेरी गुड, कीप इट अप। नक्श ने ऋषभ की तारीफ तो कर दी थी, लेकिन नक्श ने ऋषभ को उन प्लेसेस पर घुमाने का कोई कॉन्फर्मेशन नहीं दिया था, और यह देखकर तुरंत ही ऋषभ चिढ़ गया। पापा, दिस इज नॉट फेयर। सबके पेरेंट्स अपने बच्चों को घुमाने लेकर जाते हैं, लेकिन आप और मम्मा मुझे आज तक कहीं नहीं लेकर गए। नानी ने भी मुझसे झूठा वादा किया था। मुंह फुलाते हुए ऋषभ ने कहा, अरे अभी 1 महीने पहले ही तो हम सब सूरत घूमने गए थे, भूल गए तुम? ताज्जुब करते हुए नक्श ने कहा। नक्श की बात सुनकर ऋषभ ने टेढ़ी नजरों से नक्श की ओर देखकर कहा, मैं लग्जरी प्लेसेस की बात कर रहा हूं, और आपकी गाड़ी सूरत पर ही अटकी हुई है। अच्छा ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। जैसे ही नक्श ने बोलना शुरू किया, वैसे ऋषभ पूरी तरह से एक्साइटेड हो गया। वाओ, थैंक्स पापा, यस यस यस, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। रुक जाओ यार, इतना एक्साइटेड मत हो, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। स्टैचू ऑफ लिबर्टी तो नहीं घुमा सकता, लेकिन हाँ, एक दिन हम स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने जरूर जाएंगे। धीमी मुस्कान के साथ नक्श ने ऋषभ के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया था। व्हाट इज दिस यार, मजाक की भी एक हद होती है। एकदम हारे हुए इंसान की तरह ऋषभ ने कहा, और नक्श जोर जोर से हंसने लगा। अच्छा ठीक है, उदास मत हो, एक बार मेरी ये नई हीलिंग पिल लॉन्च हो जाए, उसके बाद हम एक फॉरेन टूर करेंगे, बस। जैसे ही नक्श के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही ऋषभ के चेहरे की मुस्कान वापस लौट आई। रियली? चौंकते हुए ऋषभ ने नक्श से पूछा। हाँ बिल्कुल, क्यों, तुम्हें तुम्हारे पापा पर कोई शक है? मुस्कुराते हुए नक्श ने कहा, और ठीक उसी समय अनिका की फ्रेम में एंट्री हुई। ऋषभ को अपने पापा पर कोई शक हो ना हो, लेकिन ऋषभ की मां को उसके पति पर पूरा शक है। मुस्कुराते हुए अनिका ने कहा, ऋषभ, तुम्हारे पापा तुम्हें गोली दे रहे हैं, वो तुम्हें कहीं नहीं ले जाने वाले, और ज्यादा फोर्स करोगे तो तुम्हें सूरत या फिर अहमदाबाद ले जाएंगे, लेकिन उससे आगे तो तुम्हारे पापा की गाड़ी भागती ही नहीं है। एक तरफ जहां नक्श गुस्सैल अंदाज में अनिका को घूर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ ऋषभ भी शक भरी नजरों से नक्श को ही घूरे जा रहा था। सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी कि फाइनली नक्श को बोलना ही पड़ा
अरे बेटा ऐसा नहीं है, तुम्हारी मम्मी की बात मत सुनो। मैंने प्रॉमिस किया है ना, तो मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। ठीक उसके बाद नक्श ने अनिका की ओर देखकर धीमी आवाज में कहा, क्या तुम भी यार बच्चे को मैनिपुलेट कर रही हो? मैं मैनिपुलेट कर रही हूं या तुम मैनिपुलेट कर रहे हो? 6 साल से देखती आ रही हूं, बस काम काम काम। तुम्हें जब काम से मुक्ति मिलेगी तभी तो तुम हमें कहीं लेकर जा पाओगे। अभी हीलिंग पिल की लॉन्चिंग होगी तो उसके बाद कोई नया काम आ जाएगा, फिर उसके बाद कोई और काम। बस तुम्हारी लाइफ में काम ही काम है। परिवार की जरूरतों के बारे में तुम सोचते ही नहीं हो। तुम्हें कोई आइडिया भी है कि हम शादी के बाद अब तक हनीमून पर भी नहीं गए हैं? साला बच्चा भी हमने यहीं पैदा किए। हद होती है यार नक्श। लगता है 6 सालों की अपनी घूमने की भड़ास आज अनिका ने ऋषभ की बात सुनकर नक्श पर निकाली थी। यार बच्चे के सामने तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हनीमून एंड ऑल, लाइक रियली? धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए नक्श ने कहा। हाँ तो ऋषभ अब बड़ा हो रहा है और उसे भी तो पता चलना चाहिए कि इन 6 सालों में जब उसके पापा उसकी मम्मी को ही कहीं लेकर नहीं गए तो अपने बेटे को क्या खाक लेकर जाएंगे? बस तुम झूठ के पुलिंदे बनाते जाओ, लेकिन वो भी समय के साथ ढह जाएंगे। बाप रे, नक्श ने इससे पहले कभी अनिका को इस अंदाज में नहीं देखा था। इस समय तो अनिका पूरी तरह से बेकाबू होते हुए नजर आ रही थी। पापा, क्या मम्मा सच कह रही है? और यहां ऋषभ के चेहरे से मासूमियत टपक रही थी। नहीं नहीं, मम्मी तो बस ऐसे ही मजाक कर रही है। नक्श ने अनिका को अपनी आंखें दिखाते हुए कहा, मैं तुम दोनों को प्रॉमिस करता हूं कि जैसी हीलिंग पिल लॉन्च होगी उसके बाद हम फॉरेन टूर पर जाएंगे। इस बार पक्का जाएंगे। चले गए, चले भी गए और जाकर आ भी गए। नक्श जितना इस टॉपिक को खत्म करने की कोशिश कर रहा था, अनिका उतना ही बार बार नक्श को पोक कर रही थी और टॉन्ट मारी जा रही थी। वाह, पहली बार नक्श और उसके परिवार के बीच प्यार भरी नोक-झोंक देखने में बहुत मजा आ रहा है। और भाई, माँ बाप और बेटे में क्या बातचीत हो रही है? लो जी, एक तो यहां वैसे ही तमाशा खत्म नहीं हो रहा था और ऊपर से चित्रा और आधमकी। अब नक्श की प्लानिंग श्लैनिंग और वादे शादी का क्या होगा वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं सीधा मैम्बू अंकल के कमरे में, जहां वो पूरी तरह से सड़े हुए बैठे थे। इडियट्स, बास्टर्ड्स, उन लोगों से कुछ नहीं होने वाला। मैंने पका पकाया माल बना कर दिया था, लेकिन साले ठीक से खा भी नहीं पाए। बोला था कि नक्श के पास कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन है, अपने सवालों को ठीक से प्रिपेयर करना। बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो। और क्या सवाल पूछे? एक भी सवाल नक्श या उसके एम्पायर को घेर नहीं पाया। और उस बोनाफाइड ने सबकी। नो मैम्बो, नो बैड वर्ड्स। ये साले कुछ नहीं कर पाएंगे। अब मुझे ही कुछ करना होगा। और करना क्या होगा? करना पड़ेगा, वरना वो पोरवाल मेरा सर खा जाएगा। मैम्बो अंकल मन ही मन बड़बड़ाहट के दौर से गुजर रहे थे। लेकिन करूं तो क्या करूं? नक्श ने मुझे और उस कुशल को पिल लॉन्चिंग की जिम्मेदारी सौंपी है, और जब तक मैं कुशल को इस जिम्मेदारी से नहीं हटा देता, मुझे नक्श की फैक्ट्री का डायरेक्ट एक्सेस और कंट्रोल नहीं मिलेगा। और जब तक मेरे हाथ में पूरा कंट्रोल नहीं आएगा, मैं उस हीलिंग पिल को लॉन्च करने से नहीं रोक पाऊंगा। अरे भगवान, कोई तो आइडिया दो। ऐसा क्या करूं जिससे कुशल मेरे रास्ते से हट जाए? अभी मैम्बो अंकल मन ही मन उस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी अचानक से उनके दिमाग में एक आइडिया आया, और ठीक उसी समय अचानक से उनका फोन भी बजा। जैसे मैम्बो अंकल की नजर अपने फोन की स्क्रीन पर पड़ी, वैसे ही उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। नहीं नहीं, कॉल मिस्टर पोरवाल का नहीं था, बल्कि सोइंका ग्रुप के चेयरमैन का था। वैसे तो मैम्बो अंकल उस कॉल को उठाना नहीं चाहते थे, लेकिन मन में उठ रही एक्साइटमेंट के चलते उन्होंने कॉल उठा ही लिया था। हेलो मिस्टर मोम्बो। इससे पहले कि चेयरमैन साहब आगे कुछ बोल पाते, तुरंत ही मैम्बो अंकल ने उन्हें टोकते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, मेरा नाम मोम्बो नहीं मैम्बो है। ओह, माफ करना मिस्टर मैम्बो, गलती हो गई। हालात ही कुछ ऐसे हैं। अब तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि नक्श को रोकने के लिए क्या किया जाए। आपने अच्छा खासा प्लान बुना था, लेकिन बीडीटीवी वाले उसे अच्छे से नहीं बुना पाए। देखिए, हमारी श्रद्धा और आस्था तो सिर्फ आपसे ही जुड़ी हुई है। एक आप ही हैं जो हमारी नैया पार लगा सकते हैं। कुछ कीजिए मिस्टर मैम्बो, कुछ कीजिए, वरना फार्मा कंपनीज का धंधा चौपट हो जाएगा। चेयरमैन साहब ने अपनी व्यथा तो सुना दी थी, लेकिन उन्होंने फार्मा कंपनीज के ओनर्स ने जो मैम्बो अंकल के साथ किया, उन्हें मारने की जो कोशिश की, उसके लिए अभी तक माफी नहीं मांगी थी।
मैम्बो अंकल ने तुरंत ही कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपना पूरा समय लिया। न जाने वो अपने दिमाग में कौन से नए समीकरणों के बारे में सोच रहे थे। तभी एकाएक उनके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान नजर आई। इन कमीनों को मेरी जरूरत है, तो चलो क्यों ना इन्हें जरूरत का पाठ पढ़ाया जाए। पल में माशा, पल में तोला, साला मुझे समझ क्या रखा है। मन ही मन अपने प्लान को संजोते हुए मैम्बो अंकल ने अपने गले की खराश को ठीक किया और चेयरमैन साहब से कहा, ठीक है, आप सब मुझे ओल्ड चेंबर्स के रूम नंबर 45 में मिलो। मैं 1 घंटे में वहां पहुंच रहा हूं, फिर मिलकर बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मिस्टर मैम्बो। जहां चेयरमैन साहब के चेहरे पर उम्मीद की मुस्कान थी, तो वहीं दूसरी तरफ मैम्बो अंकल के चेहरे पर विनिंग स्माइल नजर आई। उन्होंने अपने दिमाग में एक और प्लान सेट कर लिया था और अब बस वो उसी को अंजाम तक पहुंचाना चाहते थे। कॉल कट करने के बाद मैम्बो अंकल ने हॉट शावर लिया और गेट सेट रेडी जेल लगाते हुए एकदम हीरो के माफिक तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आए। घड़ी में रात के 10:30 बज गए थे और उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नक्श का पूरा परिवार अभी भी डाइनिंग टेबल पर होगा। एम्पायर से बाहर जाने का रास्ता डाइनिंग रूम से होकर ही गुजरता था। मैम्बो अंकल अपनी धुन में चल रहे थे कि तभी अचानक से चित्रा ने उन्हें पीछे से आवाज देते हुए कहा, अरे मैम्बो, इतनी रात को बन ठन कर कहां जा रहे हो? लॉन्ग ड्राइव पर? अचानक से चित्रा की आवाज सुनकर मैम्बो अंकल का गला एकाएक सूख सा गया था। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वैसे ही वो पूरे शॉक रह गए। नक्श, अनिका, चित्रा, ऋषभ, कुशल, एकलव्य, सानवी और नक्श के कुछ खास एक्सपर्ट्स सब एक साथ बैठे हुए थे और मुस्कुराते हुए उन्हीं को देख रहे थे। तुरंत ही मैम्बो अंकल ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और एकदम कॉन्फिडेंट होते हुए कहा, इस एम्पायर का कमांडर इन चीफ हूं। अब जिम्मेदारी सौंपी है तो निभानी तो पड़ेगी। मैं रोज रात को इस समय मौके के मुआयने पर निकलता हूं। पहले फैक्ट्री और फिर बाकी अड्डों का एक चक्कर लगाता हूं, जिससे दुश्मन की गतिविधि पर नजर रख सकूं और आने वाले खतरे को पहचान सकूं। भाभी, अगर आपको ये लॉन्ग ड्राइव लगती है तो मैं लॉन्ग ड्राइव पर ही जा रहा हूं। चलिए चलता हूं। इससे पहले कि मैम्बो अंकल अपना रास्ता नापते, तुरंत ही नक्श ने अपना मुंह खोला। मैम्बो अंकल, डिनर तो कर लीजिए। कल भी आपने ठीक से खाना नहीं खाया और आज। इससे पहले कि नक्श अपना सेंटेंस पूरा करता, तुरंत ही मैम्बो अंकल ने उसे टोकते हुए कहा, मैंने तो डिनर शाम को 7 बजे ही कर लिया था। आज मेरा अमावस का व्रत है ना। जैसे मैम्बो अंकल के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही चित्रा पूरी शॉक्ड रह गई और एकाएक उसके मन में ख्याल आया, ये दुष्ट पापी कब से अमावस का व्रत करने लगा। खैर, अपनी बात कहने के बाद मैम्बो अंकल अपनी मंजिल के लिए रवाना हो गए थे और उनका एंथुजियाज्म देखकर नक्श बहुत प्रभावित था। मैम्बो अंकल बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आई एम वेरी इंप्रेस्ड। अगर वो नहीं होते तो मैं यहां चैन से बैठकर फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहा होता। मुस्कुराते हुए नक्श ने कहा, नक्श, उस बुढ़ऊ पर नजर रखना। मुझे तो उसका मैम्बो वर्जन 2.0 भी खतरनाक ही लगता है। भले मैम्बो अंकल ने चित्रा के सामने अपनी साफ नीयत का पर्दाफाश कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद चित्रा मैम्बो अंकल पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। चित्रा की बात सुनकर नक्श एकाएक चमक उठा। हालांकि उसने कहा कुछ नहीं, लेकिन ऋषभ कहां चुप रहने वालों में से था। तुरंत ही उसने अपना मुंह खोला। ओ नानी, नानो इज सो कूल। वो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, वरना क्या मेरी आंखें उन्हें पहचान नहीं लेती। ओए चुप कर जा, बड़ा बोलता है। नानी की फटकार सुनते ऋषभ गुड बॉय की तरह शांति से बैठ गया था। वहीं दूसरी तरफ ठीक 1 घंटे बाद मैम्बो अंकल ओल्ड चेंबर्स पहुंच गए थे। जैसे ही वो रूम नंबर 45 में दाखिल हुए, वैसे ही फार्मा कंपनीज के सभी ओनर्स लिटरली उनके सामने झुक गए। भाई, ये अंदाज भी एकदम निराला था। पहले मारने की कोशिश और अब अलग ही लेवल की इज्जत दी जा रही थी। मिस्टर मैम्बो, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको गलत समझा। आप तो हमारे लिए अच्छा कर रहे थे और हमने आपको ही मारने की कोशिश की। हम हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगना चाहते हैं। अभी मैम्बो अंकल अपनी चेयर पर विराजमान हुए ही थे कि तभी अचानक से एक फार्मा कंपनी का ओनर उनके पैरों में आकर गिर पड़ा। मिस्टर मैम्बो, हमारे हालात समझने की कोशिश कीजिए। हम बहुत परेशान हैं और चिंतित भी। सही और गलत का फैसला करना भी भूल चुके हैं। माफ करना, हम थोड़ा बहक गए थे। एक और फार्मा कंपनी का बिजनेसमैन मैम्बो अंकल के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया था। यह नजारा देखकर मैम्बो अंकल के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। ऑफ कोर्स वो भी यहां किसी मतलब से ही आए थे।
और वो मतलब क्या था उसका भांडा तो अगले एपिसोड में ही फूटेगा। मैम्बो अंकल के माइंड में क्या चल रहा था? क्या वो फार्मा कंपनीज के ओनर्स की कोई मदद करेंगे या फिर उन्हें उनकी करतूत की सजा मिलेगी? मैम्बो अंकल उन ओनर्स को कौन सा जरूरत का पाठ पढ़ाएंगे?